Hello everyone, my name is Saloni and I welcome to all of you in our YouTube classes dear मैं सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। और आज की जो क्लासेस है वो जीके की यूपीपी के लिए होने वाली हैं, तो आप सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और सभी लोग अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट आवर सेशन। अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोग का। आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलते हैं आज की सेशन की तरफ और हमारी सेशन का पहला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपको स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। सभी लोग आंसर करेंगे। हवा के बल और वेग को मापने के लिए तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर, दे आर राइट। जिन्होंने जवाब दिया है एनीमोमीटर, दे आर राइट। ठीक है, बात करते हैं स्पीडोमीटर की। तो स्पीडोमीटर का उपयोग जो है वो वाहनों के वेग में किया जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं? दूध का विशिष्ट जो घनत्व होता है उसको मापने के लिए करते हैं। थर्मामीटर का यूज़ टेम्परेचर के लिए करते हैं। ठीक, आप सभी लोग नोट डाउन करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग से कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो इम्पॉर्टेंस जितने भी पॉइंट होते हैं आप किसी पेन कॉपी लेके नोट डाउन करते रहा कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, कौन सी गैस है बताइए? द्रव, गैस, ठोस, एक घोल। सभी लोग आंसर करेंगे। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है? तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए द्रव है, दे आर राइट। ठीक है, द्रव होता है। सामान्यतः जो घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी एलपीजी जिसको बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका मिश्रण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, मीना-माता रोग का प्रकोप किसके द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था? बताइए। जो मीना-माता रोग है उसका प्रकोप कौन सी चीज़ के द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था? सीसा, आर्सेनिक, कैल्शियम, पारा। सभी लोग आंसर करेंगे। किसकी विषाक्तता के कारण हुआ था? जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी पारा, दे आर राइट। ठीक है, पारा। मीना-माता रोग जो है वो पारा यानी मरकरी की विषाक्तता के कारण होता है। मानसिक नियंत्रक होते हैं इसमें जो भी रोगी होते हैं। ठीक है, आंशिक लकवा भी होता है, बोलने में थोड़ी दुर्बलता होती है। ठीक, ये सब कुछ लक्षण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? बताइए। मस्तिष्क ज्वर, ऑप्शन है आपके प्रमेय, टिटनेस, हैजा, मस्तिष्क कोप। सभी लोग आंसर करेंगे। मस्तिष्क रोग ज्वर मस्तिष्क ज्वर के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है? मस्तिष्क कोप, जिन्होंने भी जवाब दिया दे आर राइट, मस्तिष्क कोप। ठीक है, इंसेफाइटिस जिसको बोलते हैं, इंसेफाइटिस जो होता है ये आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्यूलिक्स मच्छर काटने से फैलता है। कौन से मच्छर? क्यूलिक्स मच्छर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रैनविले ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था? बताइए। संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था ग्रैनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को के कौन से भाग को? भाग 1 और भाग 3 को,
भाग 4 और भाग 5 को, भाग 1 और 2 को, या फिर भाग 3 और 4 को? बताइए। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी भाग 3 और भाग 4 को दिया राइट। ठीक है, भाग 3 और भाग 4 को। भारतीय संविधान के भाग 3 जो है वो जो मौलिक अधिकार का वर्णन करते हैं, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करते हैं। इसको प्रोफेसर ग्रेनविले ऑस्टिन ने संविधान की अंतरात्मा कहा है। ठीक है, संविधान की चेतना अंतरात्मा कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? सभी लोग फोकस करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिए आप लोग हमेशा। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता की, राज्यपाल की, या फिर महान्यायवादी की? एवरीवन विल ट्राई टू गिव द आंसर। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। So whosoever has given the answer option number B महाधिवक्ता दे आर राइट। ठीक है, जिन्होंने भी जवाब दिया महाधिवक्ता दे आर राइट। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत जो राज्य सरकार है इसके विधिक सलाहकार महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, और जितने हैं ये सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? बताइए, विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उसके राज्य की विधानसभा? सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ, तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी संसद दे आर राइट। ठीक है, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में लिखा गया है कि जो विधान परिषद है उसके सृजन के अधिकार किसको दिए गए हैं? संसद को दिए गए हैं। ठीक है, तथा इसके विघटन की बात करते हैं तो ये इसका अधिकार भी संसद के ही पास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध क्या थे? बताइए, आर्यभट्ट किस चीज़ के लिए फेमस है? चिकित्सक थे, चित्रकार थे, खगोल वेदता थे, या फिर वैज्ञानिक थे? सभी लोग आंसर करें, ट्राई टू गिव द आंसर। सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। आर्यभट्ट क्या था? हाँ, तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी खगोल वेदता दे आर राइट। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे वो प्राचीन भारत के एक महान खगोल वेदता थे, ज्योतिषविद और गणितज्ञ भी थे इसके अलावा। ठीक है, इन्होंने 23 ईयर की एज में, ठीक है, आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था। केवल 23 साल की उम्र में इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था? मुगल शासक जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुगलकनामा रणनीति का प्रयोग किया? बताइए। तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया। पहला मुगल शासक जिसने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया। ऑप्शन है आपके हुमायूं, मोहम्मद गौरी, आदिल शाह, बाबर। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी बाबर दे आर राइट। ठीक है, बाबर पहला मुगल शासक था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान के लिए तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी जो है समाचार पत्र वो किस भाषा में था? बताइए। बाल गंगाधर द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र जो था वो कौन से लैंग्वेज में था? ऑप्शन आपके पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, मराठी। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें। हाँ, जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी मराठी दे आर राइट। ठीक है, मराठी जिन्होंने भी जवाब दिया है मराठी भाषा में किया था। 4 जनवरी 1881 को, यहाँ पे चाहे नोट डाउन कर दे रही हूँ मैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
4 जनवरी 1881 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो प्रकाशित केसरी समाचार पत्र था वो कौन सी लैंग्वेज में था? मराठी लैंग्वेज में था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? बताइए। भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। देवीलाल, एमजी चंद्रन, रामचंद्रन, जयप्रकाश नारायण, बीजू पटनायक। बताइए, सभी लोग आंसर कीजिए। हाँ, जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, दे आर राइट। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राजनेता थे। इन्होंने भूमि सुधार के लिए, भूदान में क्या होता था, भूमि सुधार एक आंदोलन था, ठीक है, उसके लिए इन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? बताइए। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो योजना थी वो रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? खुदीराम बोस ने, शिवराम राजगुरु ने, अशफाक उल्लाह खान जी ने, या फिर यतीन्द्र नाथ दास जी ने? सभी लोग आंसर करें। तो जिनका है आंसर ऑप्शन नंबर सी अशफाक उल्लाह खान जी, दे आर राइट। ठीक है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो ऐतिहासिक घटना है वो 9 अगस्त को हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से जो छूटी सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में हुई थी। ठीक है, इसमें लूटने की योजना किसकी थी? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की थी। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र एक उदाहरण है? बताइए। परिवहन, दुग्धालय, जूते का कारखाना, या फिर बैंक? प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण। प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का एकदम सीधे सीधे यूज किया जाता है। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी दिया राइट, दुग्धालय। ठीक है, दुग्धालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से कौन से एक योगदान के अभिज्ञान में दिया गया था? बताइए। श्रम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, या फिर कल्याणकारी अर्थशास्त्र? डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था? जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी दिया राइट, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो है वो 1998 में दिया गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता के शांति निकेतन में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंधी, पर्वतीय वर्षा, संग्राहक वर्षा, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से जो वर्षा होती है इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय वर्षा दिया राइट। ठीक है, जब नम हवा रास्ते में कोई पहाड़ आता है, ठीक है, तब नम हवा जो होती है वो ऊपर उठ जाती है इससे, और वो ठंडी हो जाती है, और जब ठंडी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है? संघनन होने लगता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी के घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायुभार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियतवाही हवाएं? तो बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। जिन्होंने भी जवाब दिया राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्टर जो स्केल होता है उससे क्या नापा जाता है? बताइए।
वायु की गति, शरीर का ताप, सागर की गहराई, भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं? जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी दिया राइट, भूकंप तीव्रता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? बताइए, कौन सी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? गंगा, महानदी, गोदावरी, सतलज। हाँ, जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी दिया राइट। ठीक है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए, मीठे पानी की झील, डल झील, लोकटक, चिल्का, वुलर। मीठे पानी की झील सबसे बड़ी। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी वुलर झील दिया राइट। ठीक है, वुलर झील जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो कश्मीर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? बताइए, भारत का पहला नगर निगम 1688 में, 1998 में, 1988 में या फिर 1788 में? सभी लोग आंसर करेंगे। पहला नगर निगम कब स्थापित किया? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए 1688 में दिया राइट। ठीक है, 29 सितंबर 29 सितंबर 1688 में भारत का पहला नगर निगम जो था वो मद्रास में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? मद्रास में। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? बताइए, जो यूपी में चित्रकारी की कला थी किसके शासनकाल में सबसे चरम पर स्थान हासिल किया था? मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसके काल में दिया गया था उत्तर प्रदेश की चित्रकारी को? ठीक है, ऑप्शन है आपके जहांगीर, हर्ष, बाबर, हुमायूं। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए जहांगीर दिया राइट। ठीक है, जहांगीर जो थे, मुगल सम्राट जहांगीर थे, इनके समय में चित्रकारी अपने चरम पर थी। ठीक है, ये चित्रकला के मतलब कुशल पारखी भी थे, उनको परख थी चित्रकला की। इस समय इनके काल को कहा जाता है स्वर्ण काल चित्रकला के लिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बताइए, बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती, कजरी। बारिश का मौसम का मतलब क्या हुआ? सावन का महीना। हाँ, तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी कजरी दिया राइट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में महिलाओं के द्वारा कजरी लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, कजरी सबसे ज़्यादा जो है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौन सी जगह पे है? बताइए, बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद। हाँ, वाल्मीकि का जो आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC का सदस्य नहीं है? ऑप्शन आपके नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ट्राई टू गिव द आंसर। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी म्यांमार दिया राइट।
ठीक है। म्यांमार, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन जो सार्क है, ठीक है, ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर को हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान के द्वारा मिलकर की गई थी, ठीक है। कौन कौन से देश हैं नोट डाउन कर लीजिए एक बार। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, ठीक है, इनके द्वारा मिलकर की गई थी। और 2007 के 14वें सम्मेलन में 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? बताइए, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, वन्य जैव विविधता संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान या फिर वन आधारित आजीविका एवं विस्तार केंद्र। सभी लोग आंसर करेंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद दिया, राइट, ठीक है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और जो शिक्षा परिषद है वो वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ा सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना जो थी वो केंद्रीय पर्यावरण और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 1991 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? देहरादून में है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताइए, राकेश शर्मा, वीडी भट्टाचार्य, यूएस राव या फिर यूरी गैगरिन। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, हाँ, जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा दिया, राइट, ठीक है। भारत के अंतरिक्ष में पहले यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे भारत के, ठीक है। इन्होंने विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है, जो 3 अप्रैल, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, 3 अप्रैल 1984, ठीक है, 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, ठीक है। गागरिन की बात करते हैं तो गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने 1961 को गई थी गागरिन, ठीक है। राकेश शर्मा कितने थे? 138वें थे और भारत के पहले थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा, फ्रैंक, लोटी, तेगे, सेकेल। कजाकिस्तान की मुद्रा बताइए। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी तेंगे, दे आर राइट, ठीक है। कजाकिस्तान जो क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है, 9वां सबसे बड़ा देश है, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। प्रारंभ में ये जो देश था वो सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन 1991 में जो है सोवियत संघ के विघटन जो जब हुए 1991 को सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो इसके बाद अपने आप को इसने स्वतंत्र घोषित किया था, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताइए, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो पोलो होता है वो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, ठीक है, और इसका उद्देश्य जो होता है विरोधी टीम के विरुद्ध गोल करना होता है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 4, 11 या फिर 6? बताइए। इसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने?
4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया, बताइए। हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? ऑप्शन आपके 1987, 1978, 1992 या फिर 1994। हाथी परियोजना। हाथियों की जो मौजूदा आबादी थी उसके प्राकृतिक आवास स्थलों में बहुत टाइम से जीवन को सुनिश्चित करने के लिए फरवरी में, जिन्होंने भी जवाब दिया है आंसर ऑप्शन नंबर सी 1992। ठीक है, दे आर राइट। फरवरी 1992 को हाथी परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, हाथियों की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ पे, कौन से राज्य में है, तो कर्नाटक में है। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन था, बताइए। प्रथम संचार उपग्रह, इनसेट ए, अर्ली वर्ड, टेलस्टार 1, मोलिया 1। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह। तो विश्व का प्रथम संचार उपग्रह क्या था, टेलस्टार 1। ठीक है, टेलस्टार 1 है, जिसे 10 जुलाई 1962 को 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि ये उपग्रह क्रियाशील है नहीं, लेकिन आज जो है अपनी कक्षा में विद्यमान है वो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? अभी शायद ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। कल का अगर आप लोगों ने सेशन अटेंड किया हो तो, यूपी का सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद, स्टार मार्क कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन ये है पूछा गया है। ऑप्शन आपके सोनभद्र और संत रविदास नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात एवं ललितपुर। बताइए। तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर बी खीरी और संत रविदास नगर, दे आर राइट। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। ठीक है, 7680 वर्ग किलोमीटर में है। क्या, खीरी। ठीक है, और इस समय जो सबसे कम क्षेत्र वाला है वो कौन सा है, संत रविदास नगर है। ठीक है, भदोही में 1015 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ा है, जो 660 वर्ग किलोमीटर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है, बताइए। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? ऑप्शन आपके बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर ए बिजनौर, दे आर राइट। ठीक है, बिजनौर। गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, कितने जिले, 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित जो उत्तर प्रदेश है उसके प्रमुख शहर प्रयागराज हो गए, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया आदि हैं। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है, बताइए। कहाँ से लिया है जो जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह है? बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा, दिल्ली गेट। तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर बी रूमी दरवाजा, दे आर राइट। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के जो रूमी दरवाजा है वो एक ऐतिहासिक स्मारक है। ठीक है, यहाँ से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और इसका निर्माण नवाब आसफ उद्दौला ने
1784 में करवाया था। ठीक, नवाब आसफउद्दौला ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? बताइए। यूपी का परंपरागत संगीत नहीं है। बताइए। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, दे आर राइट, कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया नहीं। कौन सा नहीं है ये पूछा था? रसिया, सावनी, ठुमरी, ये तीनों हैं, लेकिन कालबेलिया नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई थी? बताइए, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी, दे आर राइट, मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, नोरादेही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर देश की सबसे बड़े टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश के दमोह जिला में स्थापित होगा। और ये भी ज्ञात है कि बाघों का सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टाइगर स्टेट इज मध्य प्रदेश, एमपी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 में कब मनाया गया है? बताइए। पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 23 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 28 नवंबर? तो हाल ही में पहला विश्व सतत दिवस जो है वो 26 नवंबर 2023 को मनाया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो था वो लोगों को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए परिवहन की जो व्यवस्था है उसको विकास करने के लिए जागरूक करना था। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी वो सतत परिवहन या सतत विकास थी। ये भी ज्ञात है कि 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? 8वां अजूबा, अंकोर वाट मंदिर, पोम्पोई, पेट्रा, माचू पिचू। 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? हाँ, तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर अंकोर वाट मंदिर, दे आर राइट। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। कंबोडिया में है ये। ठीक है, भारत के बाहर स्थित है। ये सबसे बड़ा मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे जो है खमेर वंश के शासक सूर्यवर्मन ने बनवाया था। कब? 1992। ठीक है, 1992 में इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल किया था। ये कहाँ पे है? कंबोडिया में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। COP 28 का आयोजन UAE, कतर, सऊदी अरब, बहरीन। COP का मतलब क्या होगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, UAE, दे आर राइट। ठीक है,
यूएई आबू धाबी में किया गया है और इसका उद्देश्य जो था वो जलवायु परिवर्तन में विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना था। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग मंत्री डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने की थी। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।